हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हमारा रैंकाइन साइकिल में कि हम रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी को, थर्मल एफिशिएंसी को किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। रैंकाइन साइकिल की थर्मल एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा बताया था कि तीन मेथड्स होते हैं रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए। उसमें जो फर्स्ट मेथड है वो है आपका रीहीटिंग। सेकेंड जो मेथड है वो है आपका रीजनरेशन, और जो थर्ड मेथड है वो है बाइनरी वेपर साइकिल। ठीक है, हम लोगों को ये तीनों टॉपिक्स वन बाय वन स्टडी करने हैं, रीहीटिंग, रीजनरेशन एंड बाइनरी वेपर साइकिल। ठीक है, रीहीटिंग, रीजनरेशन एंड बाइनरी वेपर साइकिल। हम लोग सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे रीहीटिंग से। ठीक है ना, हम लोगों को जो साइकिल पढ़नी है, फर्स्ट साइकिल जो पढ़नी है वो पढ़नी है रीहीटिंग साइकिल। रीहीट और रीहीट साइकिल, रीहीट साइकिल और रीहीटिंग। रीहीट और रीहीटिंग साइकिल में क्या होता है, पहले इसको हम लोग बेसिक समझते हैं। हम लोगों के पास जो स्टीम आ रही है बॉयलर से, उसको हम लोग टरबाइन पर एक्सपेंड कराते हैं, और एक्सपेंड कराने में क्या करते हैं हम लोग, पार्शियल एक्सपेंशन कराने के बाद उस स्टीम को हम लोग क्या करते हैं, टरबाइन से एग्जॉस्ट कराते हैं, और उस स्टीम को हम लोग क्या करते हैं, एक हीट एक्सचेंजर से पास कराते हैं, जिसे हम लोग रीहीटिंग साइकिल में हम लोग रीहीटर बोलते हैं। क्योंकि पार्शियल एक्सपेंशन होगा तो टरबाइन में जो स्टीम है, आफ्टर एक्सपेंशन प्रेशर और टेम्परेचर दोनों रिड्यूस होगा, तो हम लोग जब उसको रीहीटर से पास करेंगे तो कांस्टेंट प्रेशर पर हम उस स्टीम का क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, और टेम्परेचर को इंक्रीज करने के बाद दोबारा से उसी टरबाइन में हम लोग क्या करेंगे, स्टीम को इन कराएंगे, और स्टीम को इन कराने के बाद क्या होगा, आपका कंप्लीट एक्सपेंशन कराएंगे। इसी को हम लोग रीहीट करते हैं, रीहीट साइकिल बोलते हैं। और रीहीट कहां से करेंगे, जो बॉयलर से स्टीम प्रोड्यूस हो रही है उसी स्टीम के कुछ पार्ट से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हीट एक्सचेंजर में स्टीम को रीहीट करते हैं। देखिए उसका जो लाइन डायग्राम होता है वो किस तरह का होता है, उसको समझते हैं। अगर लाइन डायग्राम की बात करते हैं तो लाइन डायग्राम किस तरह का होता है, नॉर्मल मेरा बॉयलर है, बॉयलर से स्टीम निकली और एक्सपेंड हुई, बॉयलर से मेरी स्टीम निकलेगी नॉर्मल स्टीम और एक्सपेंड होगी किसमें, टरबाइन में एक्सपेंड होने के बाद थोड़ा सा एक्सपेंशन होने के बाद हम लोग उस स्टीम को हम लोग क्या करेंगे, रीहीटर से पास कराएंगे। ये हमारा क्या है, ये हमने डिवाइस लगाई है रीहीटर, इससे पास करेंगे। इससे पास होने के बाद टरबाइन पर स्टीम को हम लोग द्वारा भेजेंगे एक्सपेंशन के लिए स्टीम को द्वारा टरबाइन पर भेजेंगे, और जो हमारा नॉर्मल रैंकाइन साइकिल होती है उसमें वही प्रोसीजर होगा। यहाँ पर कंडेंसर लगा होगा, कंडेंसर के बाद हम लोग क्या करेंगे, फीड वाटर पंप में कंडेंसेट को भेजेंगे, कंडेंसर को फीड वाटर पंप में भेजने के बाद आपको क्या करेंगे, दोबारा से बॉयलर में सप्लाई कर देंगे। यहाँ पर जो हीट मिल रही है ये इसको कहीं ना कहीं बॉयलर से ही सप्लाई होती है, तो हो क्या रहा है, बॉयलर ने जो स्टीम जनरेट की उसको हमने टरबाइन पर एक्सपेंड कराने के लिए भेजा। पार्शियल एक्सपेंशन होने पर, मतलब स्टीम को हमने कंप्लीट एक्सपेंड नहीं कराया, पार्शियल एक्सपेंशन कराया, पार्शियल एक्सपेंडेड स्टीम होगी तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों रिड्यूस होगा, तो हम लोग उसके टेम्परेचर को री इंक्रीज करना चाह रहे हैं।
हम क्या कर रहे हैं, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो हमने पार्शियली एक्सपेंडेड स्टीम को पूरी की पूरी को निकाली और एक रीहीटर से पास करा दी, और रीहीटर से पास कराने के बाद क्या किया, इस स्टीम को दोबारा से रीहीट किया, और रीहीटेड स्टीम को हम लोगों ने दोबारा से टरबाइन के ऊपर अगेन एक्सपेंड कराया। एक्सपेंशन, कंप्लीट एक्सपेंशन के बाद उस स्टीम को, जो आपकी स्टीम मिली है या स्टीम और वेपर का मिक्सचर मिला है, उसे हमने कंडेंसर से पास कराया, कंडेंसर से फीड वाटर पंप, फीड वाटर पंप से आपकी बॉयलर में उसको रिसेंड किया। ये आपकी रीहीट साइकिल होती है। अब रीहीट साइकिल की जरूरत क्यों पड़ी, रीहीट साइकिल की जरूरत क्यों पड़ी, और किस तरह से रीहीट साइकिल में आपका एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी इंक्रीज हुई, तो उस चीज को समझ लेते हैं हम लोग। तो उस चीज को समझ लेते हैं कि क्या होता है कि हमारी जो स्टीम है, जो हमारी स्टीम है 42 बार प्रेशर के बाद, 42 बार प्रेशर के बाद आपका क्या हो जाता है कि जब हम उसे एक्सपेंड कराते हैं तो 12% ज्यादा कंडेंसेशन होता है, 12% ज्यादा कंडेंसेशन होता है। और कंडेंसेशन अगर ज्यादा होगा, एक्सपेंशन में 12% अगर कंडेंसेशन ज्यादा होगा, तो टरबाइन पर जल्दी से जल्दी स्टीम, सुपर हीटेड जो स्टीम है 42 बार प्रेशर पर क्या होगा, वो जल्दी से जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी और हमें प्रॉपर एक्सपेंशन नहीं मिलेगा, प्रॉपर वर्क डन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या कराते हैं कि जहां पर भी हाई प्रेशर टरबाइंस को यूज करेंगे, जहां पर भी स्टीम जो है, जो हाई प्रेशर स्टीम टरबाइन यूज हो रही होगी, वहां पर आपका रीहीटर जरूर लगा होगा, जिससे कि हम लोग कंडेंसेट रेट को डिक्रीज कर देते हैं। और हम बाय इन्वॉल्विंग रीहीटिंग इन अवर रैंकाइन साइकिल, हम अपनी जो रैंकाइन, नॉर्मल रैंकाइन साइकिल है, उसकी एफिशिएंसी को अप टू 5% तक इंक्रीज कर सकते हैं अगर हम इस प्रेशर लिमिट में वर्क कर रहे हैं, 85 बार और 15 बार, मतलब बॉयलर प्रेशर 85 बार और कंडेंसर प्रेशर आपका 15 बार। अगर इस प्रेशर लिमिट पर काम करते हैं तो हमारी रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी आफ्टर रीहीटिंग अप टू 5% तक इंक्रीज हो जाती है। कैसे इंक्रीज होती है वो मैं आपको टीएस डायग्राम की हेल्प से शो करता हूं, ठीक है ना। ये आपका टीएस डायग्राम, ठीक है। सबसे पहले मैं इस पर नॉर्मल रैंकाइन साइकिल को ड्रॉ करता हूं। विदाउट रीहीटिंग मेरी ये नॉर्मल रैंकाइन साइकिल है, जो होती है 1 2 3 एंड 4, ये आपको पता है, ठीक है ना। ये 18 बार प्रेशर, ये आपका 15 बार प्रेशर, ठीक है ना। ये नॉर्मल रैंकाइन साइकिल है। आफ्टर रीहीटिंग समझो हम लोगों ने क्या कराया, मैं रीहीटिंग के नोटिफिकेशन लिखता हूं 1, ठीक है ना। एक्सपेंड हुई स्टीम 2, ठीक है ना। रिचार्ज, रीहीट होने के बाद हुई 3, उसके बाद पॉइंट आया 4, देन आफ्टर 5, फिर 6 के बाद आपका 1, ठीक है ना। मतलब 1 से 2 पार्शियल एक्सपेंशन के बाद 2 से 3 क्या हुई, रीहीट हुई स्टीम, और 3 से 4 फिर उसका फर्दर एक्सपेंशन हुआ। तो रैंकाइन साइकिल में अगर इसको मैं ड्रॉ करूंगा तो कैसे होगा, मान लो हमारा ये रीहीटर एक तरह का हीट एक्सचेंजर है, जो कि हमारा जिस तरह के कंडेंसर है और बॉयलर है। तो ये रीहीटर भी क्या करेगा, कांस्टेंट प्रेशर पर वर्क करता है, कांस्टेंट प्रेशर पर वर्क करता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इंटरमीडिएट प्रेशर लाइन ड्रॉ कर देते हैं रैंकाइन साइकिल। इंटरमीडिएट प्रेशर लाइन को हमने ड्रॉ कर दिया रैंकाइन साइकिल में। देखो होगा क्या, 1 पर स्टीम की कंडीशन थी, 1 से स्टीम एक्सपेंड हुई, पॉइंट आया, मैं ब्लू उससे नोटेशन से
ब्लू पॉइंट से लिख रहा हूं, पॉइंट आया 2, पॉइंट आया 2, 1 से 2 हमने पार्शियल एक्सपेंशन कराया, कंप्लीट स्टीम का पार्शियल एक्सपेंशन कराया। फिर 2 से 3 क्या हुआ, हमने कांस्टेंट प्रेशर पर क्या किया, हीट को कांस्टेंट प्रेशर लाइन पर क्या किया हमने, इस टरबाइन से जो स्टीम निकली थी पार्शियल एक्सपेंशन के बाद उसको क्या किया, हीट किया। तो इसको कांस्टेंट प्रेशर लाइन को समझने के लिए थोड़ी सी स्टीप बना लो तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है ना। यहां पर एक्सपेंशन, फिर मैंने क्या किया, इसे कांस्टेंट प्रेशर पर हीट किया, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट किया, कहां तक, 3 पॉइंट तक, कहां तक हीट किया, 3 पॉइंट तक। 1 से 2 पार्शियल एक्सपेंशन, 2 से 3 आपका फर्दर एक्सपेंशन, जो फर्दर रीहीटिंग के बाद मैंने क्या किया, 3 से 4 इसको फिर से एक्सपेंड कराया, कहां पर, आफ्टर रीहीटिंग। फिर 3 से 4 टू 5 पॉइंट क्या आया आपका, 4 टू 5 पॉइंट क्या आया आपका, कंडेंसर पर हमने हीट को एक्सट्रैक्ट किया। और 5 टू 6, अगर इसको पॉइंट को बात कर लेंगे 5 टू 6 मुझे क्या मिल गया, द्वारा से हमने बॉयलर में फीड वाटर पंप की हेल्प से भेज दिया। और 6 टू 1 हमारा नॉर्मल प्रोसेस, 6 टू 1 मेरा नॉर्मल प्रोसेस हो गया, ठीक। अब देखो तो क्या हुआ, नॉर्मल जो रैंकाइन साइकिल थी हमारी विदाउट रीहीटर, उसका एरिया जो था वो ये था, उसका एरिया जो था वो ये था, ठीक है ना। और आफ्टर रीहीटिंग मुझे ये एरिया, मुझे जो ये वाला एरिया है, ये एरिया मुझे एक्स्ट्रा मिल गया। और टीएस डायग्राम में हमें पता है, मैंने आप लोगों को बताया है, जब टीएस डायग्राम की बात करते हैं और साइकिल की बात कर रहे हैं, तो जो आपका एरिया है वो क्या डिनोट करता है, चेंज इन हीट। और फॉर साइकिल अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, surface integration of heat is equal to cyclic integration of heat is equal to cyclic integration of work, मतलब डेल्टा Q is equals to डेल्टा W, हम लोग ये बोल सकते हैं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, वर्क डन इंक्रीज हो गया, इतना एरिया इंक्रीज हो गया तो इतना वर्क डन इंक्रीज हो गया, और वर्क डन इतना इंक्रीज हो गया तो हमारी थर्मल एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। थर्मल एफिशिएंसी आफ्टर रीहीटिंग रैंकाइन साइकिल की थर्मल एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई, ठीक है ना। अब रैंकाइन साइकिल की अगर थर्मल एफिशिएंसी आप लोगों को पता चल गया इंक्रीज हो गई, तो हम लोग रैंकाइन साइकिल में रीहीटिंग को यूज करते हैं। पर रीहीटिंग हम वहीं यूज करेंगे जहां पर हम लोग हाई प्रेशर्स में डील कर रहे होंगे। रीहीटिंग की कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। रीहीटिंग की कुछ डिसएडवांटेजेस ये हैं कि क्योंकि एक डिवाइस हमने एक्स्ट्रा लगाई है, तो इस साइकिल की ओवरऑल मेंटेनेंस क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। इसकी डिसएडवांटेज जो है, इसकी आपकी जो होती है क्या होती है, ओवरऑल मेंटेनेंस आपकी साइकिल की इंक्रीज हो जाती है। सेकंड जो इसकी डिसएडवांटेज है, वो सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि जितना एक्सपेंडिचर हम रीहीटर को लगाने के लिए करते हैं, उसके रेशियो में, उसके प्रपोर्शन में हमें उतना इंक्रीज इन थर्मल एफिशिएंसी नहीं मिलती है। दो डिसएडवांटेज हो गई। पहली डिसएडवांटेज जो है वो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है, और दूसरा जितना एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर्स के करस्पॉन्डिंग हम लोगों को उतनी थर्मल एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं मिलती है। रीहीटिंग से एडवांटेज क्या होता है, रीहीटिंग का एडवांटेज समझ लेते हैं कि मैंने बताया जब हाई प्रेशर्स पर डील करते हैं तो थोड़े से एक्सपेंशन के बाद कंडेंसेशन प्रोसेस बढ़ जाता है, और कंडेंसेशन प्रोसेस बढ़ने की वजह से क्या होगा, टरबाइन के अंदर ही वेपर्स फॉर्म होने लगेंगी, और वेपर्स फॉर्म होने लगेंगी तो वेपर्स का एक्सपेंशन कराएंगे तो टरबाइन के ब्लेड्स का इरोजन होना स्टार्ट हो जाएगा, कोरोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसीलिए हम लोगों को रीहीटिंग करानी पड़ती है। जब हाई प्रेशर में डील करते हैं तो हम लोगों को रीहीटिंग करानी पड़ती है। मेजर इसकी एडवांटेज यही है कि कोरोजन और इरोजन दोनों को रोकने के लिए, ब्लेड्स के कोरोजन और इरोजन दोनों को रोकने के लिए हम लोग क्या कराते हैं, रीहीटिंग कराते हैं, ठीक है। ये आपकी रीहीटिंग साइकिल। इसमें बात
अगर न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, वही आपको ये प्रेशर गिवन होगा, ये प्रेशर गिवन होगा, ये प्रेशर गिवन होगा, आपको H1, H2, H3, H4, H5, H6 नॉर्मल जो हम कैलकुलेट करते हैं, H1 सारे पॉइंट्स पर आपको कंडीशन गिवन होगी, आपको एंथैल्पी निकालनी है, एंथैल्पी निकालने के बाद थर्मल एफिशिएंसी निकालेंगे। तो थर्मल एफिशिएंसी किस तरह से निकालेंगे, आपको पता है टोटल वर्क अपॉन हीट सप्लाई। तो टोटल वर्क कितना हो गया, ये H1 माइनस H2 प्लस H3 माइनस H4, ये हो गया टोटल वर्क। और हीट सप्लाई कितनी होगी, H3 माइनस H5 माइनस H6, ये टोटल क्या हो गया आपका पंप वर्क, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और H1 माइनस H6 क्या हो गई आपकी नेट हीट सप्लाई, मतलब फर्स्ट वर्क प्लस सेकंड वर्क माइनस पंप वर्क, ठीक है ना, ये हो गया नेट वर्क डन। और ये हो गई नेट हीट सप्लाई H1 माइनस H6। हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आप लोगों को मैंने एंथैल्पी निकालना बताई है, अगर नहीं बताई है तो आप लोग जो न्यूमेरिकल से रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपलोड की है वो वीडियो को जाकर देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।